तो बच्चे लोग, हम लोगों ने लास्ट टाइम एस ब्लॉक में ग्रुप 1 के सारे एलिमेंट्स के बारे में डिटेल में बात कर ली थी और आपके एनसीईआरटी से खास करके, जैसा मैंने कहा आपको कि एनसीईआरटी के बेसिस पे हमने बहुत सारी जो चीज़ें हैं इसमें सारे पॉइंट्स मार्क भी कर लिए और ऐड भी कर दिए. द लास्ट थिंग दैट वी हैड डिस्कस्ड वाज सारे जो उसके रिएक्शंस हैं ग्रुप 1 के, जैसे कि उसके ऑक्साइड्स कैसे बनते हैं, हाइड्रोक्साइड्स कैसे बनते हैं, रिएक्शन विद हैलोजेंस कैसे होते हैं, सॉल्ट्स विद पर्टिकुलर एसिड्स, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कार्बोनिक, सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक वगैरह, कार्बोनेट्स, है ना. इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आता है आपके एंट्रेंस एग्जाम में. मैंने ये भी बोला है, भले वो जेईई हो, नीट हो, सीईटी हो, कुछ भी हो, बट आता है ज़रूर बहुत बार क्वेश्चन कार्बोनेट्स की स्टेबिलिटी पे. उसके बाद हमने देखा था एनॉमलस प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम किस कारण से था. एंड ऑल इन ऑल पिछले लेक्चर में मैंने ये बहुत बार रिपीट किया था कि एनॉमलस प्रॉपर्टी आपको कोई बोले तो मेनली एक रीज़न जो होता है वो स्मॉलेस्ट साइज होता है पहले मेंबर का. ये आपको याद हो तो मैंने क्या बोला था, पहले मेंबर का जो साइज है वो पूरे ग्रुप में सबसे स्मॉल होता है. एक तो दूसरा उसका कारण है लार्ज चार्ज टू रेडियस रेशियो, एंड तीसरा है हाई पोलराइजिंग पावर विच इज द चार्ज टू रेडियस रेशियो ऑब्वियसली. और एक रीजन है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो साइज छोटा होने की वजह से ही है, तो टेक्निकली वो सेम चीज हो गई. तो उसके बहुत सारे हमने पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस देख लिए. एट द सेम टाइम हमने डायगोनल रिलेशनशिप देखी लिथियम मैग्नीशियम के बीच में, जिसको हमने टेबल में वैल्यूज के साथ मार्क भी किया था. अगर आपको याद हो तो मैंने एक टेबल में आपको ये वैल्यूज याद करने बोले थे, 152, 160, 76, 72. ठीक है, तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी. उसके बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स देखे, दैट इज सोडियम कार्बोनेट, दैट इज वॉशिंग सोडा मेड बाय सॉल्वे प्रोसेस 3 स्टेप्स में. फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, sodium hydroxide, which is made in Kastner, Kellner cell. These are all factual things that I keep saying again and again that you are supposed to repeat and learn. That is one. Secondly, आपका एंट्रेंस एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसके बाहर का कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है. ऐसा तो देखा जाए तो सोडियम हाइड्रोक्साइड पे लोग थीसिस लिख रहे होंगे, बट क्या आपको उतना थीसिस जितना आपको नॉलेज की जरूरत है? नहीं. द आंसर इज नो. सो डोंट सिट एंड रैंडमली लर्न stuff about various compounds. That is not going to help you. That is just going to end up wasting your time. So mainly what you're going to learn with respect to any entrance exam, I'm saying it again and again, is either your state board or your NCERT, depending on which entrance exam. So then उतना ही आपको करना है, relevant information उतना ही है. ठीक है ना. तो अब कास्टनर केल्नर सेल के बारे में आप पूरा घुस के थीसिस लिखोगे, PhD करोगे, तो आपको उसके लिए ज़्यादा मार्क नहीं मिलने वाले. तो उसमें वेस्ट मत करना अपना टाइम. अगर इतना ही वो पढ़ने का शौक है तो वो ऑर्गेनिक में यूज़ करो, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें पूछी जाती हैं, वो दिमाग वहाँ पे लगाओ. ठीक है. वैसे हमने इसके बहुत सारे यूजेस वगैरह देख लिए, सोप फॉर्मेशन वगैरह. एंड लास्ट थिंग दैट वी डिस्कस वाज द बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, जिसमें मैंने आपको सोडियम पोटेशियम पंप इसके बारे में बताया था. नाउ द सेम पैटर्न, सेम फॉर्मेट, सेम स्ट्रक्चर विल अप्लाई फॉर ग्रुप 2 एलिमेंट्स, सेम टू सेम. तो ये थोड़ा कंपैरेटिवली फास्टर जाएगा बिकॉज नाउ यू आर फेमिलियर विद द पैटर्न बच्चों. ओके, सो यू हैव ग्रुप 2 एलिमेंट्स, दैट इज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. वी नो दे आर कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बिकॉज दे आर फाउंड इन द अर्थ्स क्रस्ट, एक्सेप्ट फॉर कौन सा है जिसको हम लोग अर्थ मेटल नहीं बोलते? बेरिलियम, बिकॉज दैट इज वेरी वेरी रेयर, एक्सट्रीमली रेयर होता है इसलिए. तो बाकी अल्कलाइन अर्थ जनरल वर्ड है, बट बेरिलियम को हम लोग बिकॉज वो अर्थ के क्रस्ट में ज्यादा नहीं पाया जाता. ठीक है. कौन से कंपाउंड्स आते हैं ग्रुप 2 में? ये तो सबको, कौन से एलिमेंट्स आते हैं ग्रुप 2 में सबको मालूम है. बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम. रेडियम के बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मैडम क्यूरी जो हैं, उन्होंने उसके ऊपर रिसर्च की थी, रेडियम के ऊपर. उन मैडम क्यूरी के नाम पे पोलोनियम का नाम रखा गया था बिकॉज शी वॉज फ्रॉम पोलैंड. ये मैंने पीरियोडिक टेबल चैप्टर में आपको बताया है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर. अगर ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं तो NS2 होगा उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 होगा. तो 2nd रो, 3rd रो, 4th रो, 5th रो, 6th रो, 7th रो. इसका मतलब कि 2s2, 3s2, 4s2, 5s2, 6s2 एंड 7s2. सिंपल. इस तरह से. तो आपको इसमें से कोई भी कंपाउंड बोल रहा हूँ बार, कोई भी मेटल, कोई भी एलिमेंट वगैरह दिया जाए, जनरली मेटल्स होते हैं सारे,
बट कोई भी इसमें एलिमेंट आपको दिया जाए तो आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आसानी से लिख सकते हो। मैंने आपको एटॉमिक नंबर्स याद करने की ट्रिक ऑलरेडी बताई हुई है बच्चों, फिर भी एक बार बता देता हूँ वापस। बेरिलियम इज नंबर 4 एंड देन यू कीप एडिंग 8 8 18 18 32, मतलब मैग्नीशियम 12 हो जाएगा, कैल्शियम 20 हो जाएगा, स्ट्रॉन्शियम 38 हो जाएगा, फिर वापस 18 ऐड करोगे तो बेरियम नंबर 56 हो जाएगा और रेडियम हो जाएगा नंबर 88। सिंपल। सो यू कीप एडिंग 8 8 18 18 32. So here we have these the atomic numbers, and accordingly we will be writing the electronic configurations which are pretty simple. NH2 है तो आपके पास 2s2 3s2 वगैरह है, तो कंपेयर टू दिस। अच्छा, व्हाट डज n सिग्निफाई, ये भी मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में सिखाया है। n क्या है? n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सबको मालूम है ये, n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एंड व्हाट डज इट इंडिकेट? इट इंडिकेट्स द पीरियड और द row to which the element belongs. It indicates the period or the row or also the number of shells, or you can say the outermost shell. Everything सब उसमें n से ही बताया जाता है। फिजिकल केमिस्ट्री में n was number of moles, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में n was number of asymmetric carbon। तो ये याद रख लेना। खैर, एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस सिमिलर लॉजिक लगेगा। डाउन द ग्रुप बढ़ने वाला है एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस, ठीक है, सीधी बात है। एटॉमिक और आयोनिक रेडियस क्या होगा? डाउन द ग्रुप बढ़ते रहेगा, ये तो ऑब्वियस चीज है। विद इन द ग्रुप एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस इंक्रीज विद इंक्रीज इन नंबर। सवाल ये है कि कंपेयर टू ग्रुप 1 उनका क्या है, छोटा है कि बड़ा है इसका साइज? तो ये नोटिस करना पड़ेगा कि स्मॉलर देन एल्कली मेटल्स। क्यों? क्योंकि लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में साइज डिक्रीज होता है, तो पहले ग्रुप 1 आता है, बाद में ग्रुप 2 आता है ना, लेफ्ट टू राइट। तो ग्रुप 1 बड़ा है, ग्रुप 2 छोटा है कंपैरेटिवली, ऑफ कोर्स। एंड विद इन ग्रुप 2 अगर बोलेगा तो साइज कंपैरेटिवली बढ़ते रहता है। आई होप यू आर गेटिंग दिस, राइट? सो सिंपल है। अगर लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में ग्रुप 2 छोटा, फिर ग्रुप 2 के अंदर भी अगर हम देखें तो टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता है, ऑब्वियसली वो तो बिकॉज जैसे जैसे आपके डाउन द ग्रुप आप आते हो एटॉमिक और आयोनिक रेडियस बढ़ता है, बिकॉज एक एक शेल ऐड होते जाती है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, हाउ डू यू डिफाइन आयोनाइजेशन एंथैल्पी? आई हैव डन इट लाइक 10 times ऑलरेडी। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन अ गैसियस स्टेट, right? That is ionization enthalpy. It is defined in kilojoule per mole, or we note that. अब comparatively alkaline earth metals की ionization enthalpy in general तो लो होती है, क्योंकि ये भाई मेटल है, मेटल की ionization enthalpy लो होती है बच्चों। क्यों? मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा कि डिफिकल्टी से? इजीली छोड़ेगा तो ज्यादा एनर्जी मांगेगा नहीं, बोलेगा आसान है, लेके जाओ। वो अपने बाबू भैया थे ना हेरा फेरी में, लेके जाओ, वो इलेक्ट्रॉन दे देगा। पर कंपैरिजन कैसे करोगे? कंपैरिजन सवाल यही है। अभी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट में मार्क करने जा रहा हूं। द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर हायर देन दोज ऑफ द करस्पॉन्डिंग ग्रुप 1 मेटल्स। सवाल ये क्यों? अच्छा, यहां देखो, कैन आई से स्मॉलर साइज, can I say smaller size directly translates to higher ionization enthalpy? Do you agree? जितना छोटा एटम उतनी ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी होनी चाहिए, ये तो लॉजिकल डिडक्शन है। ऐसा क्यों? क्योंकि डिस्टेंस कम होगा, क्योंकि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में डिस्टेंस जो है वो कम होगा, और डिस्टेंस कम है मतलब स्ट्रांगली पकड़ के रखेगा, तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमको ज़्यादा एनर्जी चाहिए। करेक्ट है। अब जरा कंपेयर करते हैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में साइज किसका बड़ा है? ग्रुप 1 स्लाइटली लार्जर साइज,
कंपेरेटिव, इट इज ऑलवेज अ कंपेरेटिव स्केल है, याद रखना। तो इसका साइज छोटा, तो इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम, इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कंपैरेटिवली ज्यादा। सिंपल है। तो यहां पर स्मॉलर साइज इज हायर आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो वी हैव प्रूवन नाउ कि ग्रुप 2 की साइज कंपैरेटिवली थोड़ी छोटी है, तो उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी थोड़ी ज्यादा है। दैट इज व्हाई दिस सेंटेंस ना कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 2 यानी कि अल्कलाइन अर्थ मेटल शुड बी ऑब्वियसली मोर देन द सिमिलर वैल्यूज फॉर ग्रुप 1 मेटल। व्हाई? बिकॉज ऑफ स्मॉलर साइज। अगर आप नोटिस करोगे तो why I tell you from the NCERT, because it's so nicely, so properly given, the statement and its reason is followed। देखो आपको सिर्फ रीड करना है शांति से, इंग्लिश तो आपको आती है कि क्या लिखा हुआ, तो आपको पता ही चल जाएगा और समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत अच्छे से आपको मार्क कर लेना और उन चीज़ों को ध्यान देके पढ़ना है बस। नाउ अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट टू नोट हियर, that the second ionization enthalpy of the alkaline earth metal are smaller than those of the comparative or corresponding alkali metal. Here it is a very interesting point. Now try and understand this. Ionization enthalpy, ये वर्ड को मैंने कहा कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने का है, ठीक है। अभी ग्रुप 2 में आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, तो आप बोलोगे NS2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन। तो पहले जब एक को निकालेंगे तो हम जो वैल्यू हमको एनर्जी की मिलेगी, एंथैल्पी की मिलेगी, उसको हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1 कहेंगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल हियर। कैल्शियम Ca प्लस इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन निकाले? 1। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सपोज इसके लिए आपको वैल्यू मिली डेल्टा H1। H मतलब एंथैल्पी, H इज द सिंबल फॉर एंथैल्पी, डेल्टा मीन्स चेंज। डेल्टा H1 आपको मिली, ठीक है। अब इसका एक सर्टन वैल्यू रहेगा, कुछ तो एक वैल्यू रहेगा। लेट्स से मैं मान लेता हूँ 100 किलो जूल पर मोल, ऐसा एक रफ मैंने वैल्यू मान ली 100 किलो जूल पर मोल आयोनाइजेशन एंथैल्पी। जब ये कैल्शियम 2+ में कन्वर्ट होगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी 2। समझे कि नहीं समझे? अभी कैल्शियम का पड़ोसी कौन है ग्रुप 1 में? कैल्शियम का ग्रुप 1 का करस्पॉन्डिंग पड़ोसी कौन है? पोटेशियम है। कैल्शियम नंबर 20 है, पोटेशियम नंबर 19 है। सब बच्चों को समझ में आ रहा होगा ये, आई होप सो, मैं क्या कह रहा हूं। पोटेशियम उसका पड़ोसी है करस्पॉन्डिंग ग्रुप 1 का, यस और नो। अब जो स्टेटमेंट उन्होंने कही है आपको वो ध्यान से देखना। आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1 ऑफ कैल्शियम, ionization enthalpy 1 of calcium is more than ionization enthalpy 1 of potassium। बोलो हाँ कि ना, ये अग्री करते हो आप? ये क्यों लिखा मैंने? स्टेटमेंट को पढ़ो फिर से। वो बोलता है अल्कलाइन अर्थ की हायर है देन ग्रुप 1 फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। अब उसकी सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी IE2 ऑफ कैल्शियम, ये क्लियर हुआ? IE2 ऑफ कैल्शियम इज एक्चुअली लेस देन, इज एक्चुअली लेस देन, नहीं मैंने सही लिखा था, लेस देन पोटेशियम। इसका मतलब कि कैल्शियम की यानी ग्रुप 2 की फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप 1 से थोड़ी ज्यादा है, पर सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप 1 से थोड़ी कम है। तो ग्रुप 1 वाला बीच में आया। समझा कि नहीं समझा? अच्छा वैल्यू समझो। अभी फंडा क्या समझो। सपोज ये 100 किलो जूल था, सपोज ये 60 किलो जूल था, तो पोटेशियम विल बी समवेयर अराउंड 80। समझे? 100 है, 60 है, 80 है। इसको वो आपको एग्जाम में जब पूछेंगे तो किस तरह पूछेंगे? वो ये बोलेंगे कि भाई अरेंज, वो बोलेंगे अरेंज, तो आप बोलोगे अच्छा Ca+ बनाने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, K+ बनाने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए और Ca2+ बनाने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, इस तरह से लगाना है।
ना बच्चों, इसमें सवाल ये है कि मैंने आपको ये कंपैरिजन इसके लिए बताया कि आप समझो, हाँ यहां ध्यान से, मैंने आपको इसको ग्रुप 1 से कंपेयर करने के लिए बताया। मतलब दीज आर टू आइसोलेटेड थिंग्स, ये दो अलग अलग चीजें हैं। मैंने सिर्फ उसको ग्रुप 1 से कंपेयर करने के लिए ऐसा लिखा। अब ये दोनों का आपस का रिलेशन क्या है, जरा ये समझते हैं। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। ये जो मैंने इस तरह से लिखा ना कि ग्रेटर दैन, दैट वाज जस्ट टू शो यू हाउ दे कंपेयर विद रिस्पेक्ट टू ग्रुप 1 का एलिमेंट। आपस में उन दोनों का क्या रिलेशन है, जरा इसको समझ लो। अभी आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1 और 2 किसी भी एलिमेंट का, उनका आपस में क्या रिलेशन हो सकता है। अब समझो कैल्शियम है, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल। कैल्शियम के 4 शेल होते हैं, है ना। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, कैल्शियम में 20 प्रोटॉन है, बरोबर, 20 प्रोटॉन। अब यहां पे 2, 8 एंड 2। अब वो बोलता है कि भाई एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, निकाल दिया, क्या बना, Ca+। अब जो बाहर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसको यहां पे खींच रहे हैं, न्यूक्लियस उसको खींच रहे हैं। नाउ व्हाट यू थिंक, इट विल बी मोर डिफिकल्ट और लेस डिफिकल्ट टू रिमूव दैट 1 इलेक्ट्रॉन? लॉजिकली इट शुड बी मोर डिफिकल्ट, करेक्ट है। पहले 2 थे, एक को निकाल दिया, तो अब जो एक बचा उसको निकालना और भी ज्यादा डिफिकल्ट है, उसको निकालना और भी ज्यादा डिफिकल्ट है। सो टेक्निकली दिस शुड ऑलवेज बी ट्रू, IE2 शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन IE1। सही बात है। सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी शुड बी ग्रेटर देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अगेन लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस हियर। अगर मैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात कर रहा हूं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी देखो आप, कैल्शियम की 1145 है। ये उन्होंने क्या दिया हुआ, ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। बट अगर मैं सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू बात करता हूं तो वो जनरली उससे हायर आपको मिलेगी, अराउंड 1400 के ऊपर मिलेगी आपको, ठीक है। ये जनरल ट्रेंड है। What I had written previously was to show you the comparison of first and group 1, second and group 1. I hope you are understanding that. Group 1 के comparison में क्या है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है, सेकेंड वाली कम है, ठीक है। So if somebody asks you IE1 of calcium, it will be greater than IE1 of potassium. Is this true? Yes. And somebody asks you IE2 of calcium will be less than IE1 of potassium. अब IE2 तो होता नहीं है पोटेशियम का, क्यों? क्योंकि एक ही है ना इलेक्ट्रॉन उसके पास। यस, सो बच्चों इसको हम लोग आइसोलेटेड स्टेटमेंट की तरह देखेंगे। मतलब सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज ग्रेटर देन फर्स्ट, दैट इज वन आइसोलेटेड स्टेटमेंट, एंड उसका ग्रुप 1 से कंपैरिजन, दैट इज अनदर आइसोलेटेड स्टेटमेंट। आई होप दैट इज क्लियर नाउ। ये दो अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं। वन इज इट्स कंपैरिजन विद इन इट सेल्फ, खुद के ही ग्रुप के अंदर 1 और 2 के कंपैरिजन है, और दूसरा ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का कंपैरिजन है। तो ये दो आइसोलेटेड अलग अलग चीजें हैं। इफ यू ट्राई टू मिक्स द टू देन इट बिकम्स कंफ्यूजिंग। ओके, चलो। सो हाइड्रेशन एंथैल्पीज, नाउ हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑब्वियसली यार विद वाटर का उसका अगर आप देखोगे तो हाइड्रेशन एंथैल्पी हम लोग देखते हैं इसमें, और जस्ट लाइक द एल्कली मेटल, हमने एल्कली मेटल में ऑलरेडी ये देखा हुआ है, हाइड्रेशन एंथैल्पीज विल डिक्रीज with increase in size, which means
डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे आयन बड़ा होगा, जैसे जैसे आयन की साइज बढ़ेगी, वैसे वैसे उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होती जाएगी। बेरिलियम टू बेरियम कम होती जाएगी। अगेन कंपैरिजन, hydration enthalpies of alkaline earth metals are larger than those of alkali metals, right? Hydration enthalpies are larger than those, मतलब ग्रुप 1 के कंपैरिजन में ज्यादा, बट डाउन द ग्रुप कम होती जा रही है। स्टेटमेंट्स बिकम मोर कंफ्यूजिंग as you go on reading them, पर repetition and understanding it will lead to simplification. Again, let me write this in simple terms. मैंने क्या कहा? हाइड्रेशन एंथैल्पी, ये हेडिंग लिखने का, ग्रुप 2 ग्रेटर देन ग्रुप 1 ऐसा लिखने का। चेक स्टेटमेंट अगेन। तो अगर आप इस तरह से नहीं लिखोगे तो आपको याद नहीं रहने वाला, ट्रस्ट मी ऑन दैट। अगर आप सिर्फ मार्क करके छोड़ दोगे और सोचोगे एग्जाम के 2 दिन पहले मैं पढ़ूंगा और मुझे याद हो जाएगा, नहीं होने वाला। समझो स्टेटमेंट को फिर से, क्या कहा मैंने? हाइड्रेशन एंथैल्पी आर लार्जर दैन द एल्कली मेटल्स, यानी फिर से देखो, हाइड्रेशन एंथैल्पी ग्रुप 2 का ग्रेटर दैन ग्रुप 1 है। ये क्लियर है बच्चों? सो अंडरस्टैंड दिस। फिर से सेम लॉजिक लगाने, कुछ बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। स्मॉल साइज करस्पॉन्ड्स टू हायर हाइड्रेशन एंथैल्पी, ये क्लियर है? ग्रुप 2 छोटा है तो ग्रुप 2 की हाइड्रेशन एंथैल्पी ग्रुप 1 से ज्यादा है। क्लियर हुआ ना? सभी बच्चों, ग्रुप 2 छोटा है तो ग्रुप 1 के कंपैरिजन में उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है। क्लियर? ओके। अभी विद इन ग्रुप 2 ऊपर से नीचे आते वक्त साइज बढ़ रही है तो हाइड्रेशन एंथैल्पी धीरे धीरे कम हो रही है। सिंपल। अब इसको वो लोग आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन में कैसा पूछेंगे? वो आपको ऐसा पूछ सकता है, सपोज आपको वो बोलता है कि पोटेशियम, कैल्शियम, पोटेशियम के बाद रुबिडियम, कैल्शियम के बाद स्ट्रॉन्शियम। उसने आपको 4 एलिमेंट दे दिए, पोटेशियम, रुबिडियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, और बोला अरेंज इन ऑर्डर ऑफ। अब इसमें वो कितने क्वेश्चन बना सकता है? देखो, अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग हाइड्रेशन एनर्जी, ऐसा वो बोल सकता है, यस। या वो पूछ सकता है विच वन हैज लीस्ट हाइड्रेशन एनर्जी, या वो पूछ सकता है विच वन हैज हाईएस्ट हाइड्रेशन एनर्जी। कितने भी टाइप के वो क्वेश्चन बना सकता है। बच्चों ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, मैंने जो बोला उसमें प्लीज पहले कोई कंफ्यूजन ना हो, ये मेक श्योर करना। और दूसरा कि क्वेश्चन को समझना कि फॉर्मेट क्या है। पहला क्या है? स्टेटमेंट, छोटा साइज बड़ी हाइड्रेशन एनर्जी, बरोबर, ओके। ग्रुप 2 की हाइड्रेशन एनर्जी ग्रुप 1 से ज्यादा, ये भी बरोबर है, ओके। डाउन द ग्रुप कम होती जाती है, ये भी 3 चीज आपको समझ में आ गई। अब ये लॉजिक, तीनों लॉजिक यहां पर अप्लाई करो और आंसर आ जाएगा। ठीक है, पोटेशियम, कैल्शियम, रुबिडियम, स्ट्रॉन्शियम, ये दोनों ग्रुप 1, ये दोनों ग्रुप 2, बोलो हाँ कि ना? तो इन जनरल मैं ये कह सकता हूं कि कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, ये दोनों ग्रुप 2 के मेंबर शुड बी मोर देन पोटेशियम, रुबिडियम, क्योंकि ये दोनों ग्रुप 1 के मेंबर। इन जनरल ये ट्रू है, ठीक है। अभी कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम में किसका हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगा? जिसका साइज छोटा होगा। तो कैल्शियम ग्रेटर देन स्ट्रॉन्शियम, कैल्शियम ग्रेटर देन स्ट्रॉन्शियम।
एंड पोटेशियम ग्रेटर देन रुबिडियम। ये भी क्लियर है एवरीबडी? बहुत सिंपल हो गया अभी। अब मेजर लास्ट चीज है कि इन दोनों में कोई पॉसिबिलिटी है क्या एक्सेप्शन आने की। अब पॉसिबिलिटी क्यों और कैसे आ सकती है समझो, ध्यान से सुनना। जो छोटा साइज उसकी ज्यादा, करेक्ट। स्ट्रोंशियम का साइज देखो, स्ट्रोंशियम का एटम का साइज देखो 215। स्ट्रोंशियम के एटम का साइज देखो 215 पिकोमीटर। और वही कंपैरिजन के लिए रुबिडियम का देखो 248। समझा? अब बोलोगे सर हमको याद करके जाना पड़ेगा क्या एग्जाम में? नहीं, आपको याद करके नहीं जाना पड़ेगा। बाय सॉल्विंग द क्वेश्चंस यू विल गेट द आइडिया ऑफ। अब स्ट्रोंशियम और रुबिडियम का कंपैरिजन देख लो आप, तो स्ट्रोंशियम 215 था और रुबिडियम 248 था, तो ये बरोबर आ रहा है। स्ट्रोंशियम की वैल्यू ज़्यादा, जो छोटा है उसकी वैल्यू ज़्यादा, बड़ा उसकी वैल्यू कम। ये तो क्लियर हो रहा है। अब स्ट्रोंशियम और पोटेशियम में मेरे को कंफ्यूजन है ना बीच में, तो अगेन देखो, स्ट्रोंशियम फॉर मी इज 215 एंड पोटेशियम फॉर मी इज व्हाट साइज चेक, बहुत छोटा होगा ना कंपैरेटिवली, शुड बी 227। हाँ 227, तो 215 एंड 227, तो अगेन सॉरी, strontium is 215, potassium is 227, which means that this is absolutely correct। ये छोटा है और ये बड़ा है, तो ये जो ऑर्डर है ये सही है। तो क्या मुझे एक्चुअली वैल्यूज से ऑर्डर निकालना था? नहीं, मैंने किस लॉजिक से ऑर्डर निकाला बताओ? मैंने सिंपल लॉजिक क्या लगाया कि पहले मैंने दोनों ग्रुप 2 वाले लिख दिए, बोलो हाँ कि ना, और मैंने ये मान लिया कि ये इनसे तो ज्यादा ही होंगे ग्रुप 1 वालों से, है कि नहीं बच्चों? और विद इन अ ग्रुप जो छोटा वाला है वो उससे बड़ा होगा, तो आंसर आ गया ना डायरेक्ट। तो आपको वैल्यूज रटने की जरूरत नहीं है, अनलेस कोई एक्सेप्शनल वैल्यू है ना, आपको वैल्यू रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ये सिंपल सा लॉजिक और आपको आंसर आ गया। आप देखो करेक्ट है बच्चों? अभी समझ में आया होगा किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम होगा और किस तरह से आपको सॉल्व करना है। अभी इसमें आपको कोई पूछेगा हाईएस्ट वैल्यू किसकी है हाइड्रेशन एनर्जी की, तो आप बोलोगे कैल्शियम की है, ये चारों में से। लोएस्ट वैल्यू किसकी है, तो आप बोलोगे रुबिडियम की है। सही है ना? तो ये सारा गेम साइज के ऊपर है। अगर आपने एक बार साइज का ये क्रैक कर लिया कि साइज ऊपर नीचे लेफ्ट राइट कैसा हो रहा है, तो आपको ये सारा समझ में आ जाएगा। और एक एग्जांपल लेके देखते हैं। लेट्स से आई से लिथियम, आई गिव यू रैंडम, ओके? से लिथियम, आई से बेरियम, आई से सीजियम। ये तीनों को हाइड्रेशन एनर्जी लोएस्ट और हाईएस्ट और मीडियम, ऐसा लोएस्ट टू हाईएस्ट के रेंज में लगाने का, असेंडिंग ऑर्डर में। क्वेश्चन समझ में आया सबको? लिथियम बेरियम सीसियम को हाइड्रेशन एनर्जी के स्टेट में लगा, हाईएस्ट लोएस्ट टू हाईएस्ट, कम से ज्यादा लगाने का है। अभी हाइड्रेशन एनर्जी बोला तो चेक क्या करने का? साइज चेक करने का, बरोबर? ये दिमाग में आया। स्मॉल साइज करस्पॉन्ड्स टू हाई हाइड्रेशन एनर्जी, ये समझ में आया, बरोबर? लिथियम क्या है, ग्रुप 1 है कि 2 है? ग्रुप 1 है। बेरियम क्या है, ग्रुप 1 है कि 2 है? 2 है। सीसियम क्या है, ग्रुप 1 है कि 2 है? 1 है, बरोबर? ये क्लियर है? अच्छा, लिथियम ग्रुप 1 में सबसे छोटा है, लिथियम ग्रुप 1 में सबसे छोटा है, तो उसकी हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा, क्लियर? सीसियम उससे बड़ा है तो डेफिनेटली उसकी लिथियम से कम, क्लियर? ओके। अभी बेरियम ग्रुप 2 का मेंबर है, बेरियम ग्रुप 2 का मेंबर है, तो उसकी एनर्जी
सीसीएम से ज्यादा कि सीसीएम से कम, ये सवाल है। क्वेश्चन समझ में आया? ग्रुप 2 की हाइड्रेशन एनर्जी ग्रुप 1 के करस्पॉन्डिंग मेंबर से ज्यादा होनी चाहिए, करेक्ट? तो ग्रुप 1 के करस्पॉन्डिंग मेंबर से ज्यादा होनी चाहिए, इसका मतलब यहां पर बेरियम और फिर लिथियम। ये क्लियर हुआ? बोलो हाँ कि ना। लिथियम का स्मॉलेस्ट साइज था इन तीनों में से स्मॉलेस्ट साइज किसका था? लिथियम का, यस। और ग्रुप 2 के मेंबर का स्मॉलर देन ग्रुप 1 होता है साइज, तो हाइड्रेशन एनर्जी ग्रेटर देन होती है। तो आंसर आ गया सीसीएम लोएस्ट, फिर बेरियम, फिर लिथियम। ये क्लियर हुआ? बोलो हाँ कि ना। सो व्हेन इट कम्स टू बेरियम एंड लिथियम, इफ सम ऑफ यू आर थिंकिंग कि अच्छा सर ये तो ग्रुप 2 का है और ये ग्रुप 1 का है, तो आपने ऐसा क्यों लिखा? कारण ये है कि लिथियम बहुत ही छोटा है साइज में, बहुत ही छोटा। यू कैनॉट कंपेयर लाइक दिस। अगर लिथियम और बेरियम इधर इधर है तो ऑब्वियसली लिथियम इज स्टिल स्मॉलर, बेरियम इज स्टिल लार्जर। व्हेन आई से ग्रुप 2 एंड ग्रुप 1 में आप साइज का कंपैरिजन करो, इसका मतलब बाजू बाजू का पोटेशियम और कैल्शियम को कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि ये क्या है 19 और 20। सीजियम और बेरियम को कंपेयर कर सकते हो, पड़ोसी है। अब ये समझ में आ रहा होगा, अभी आई थिंक काफी क्लियर हो गया होगा। वैसे मैं लिथियम और बेरिलियम को कंपेयर कर सकता हूं, पर मैं लिथियम और कैल्शियम में कभी ऐसा स्टुपिडिटी कर सकता हूं क्या कि कैल्शियम लिथियम से छोटा है? ऐसा बोल सकता हूं क्या? पॉसिबल है क्या? आप बताओ। पॉसिबल ही नहीं है। इतना तो बेसिक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन हो गया। तो इसीलिए हमारा इस तरह से सॉल्विंग करना है, जहां पर हमको करस्पॉन्डिंग देखना है। इवन दो इट इज ट्रू दैट ग्रुप 2 का साइज इज स्मॉलर देन ग्रुप 1, बट आई कैनॉट से कि ग्रुप 2 का छठे रो का मेंबर इज स्मॉलर देन ग्रुप 1 का फर्स्ट रो का मेंबर। दैट इज एब्सर्ड, दैट इज एब्सर्ड लॉजिक। ऐसा नहीं हो सकता ना। 6 रो वाला, 6 शेल वाला एक 2 शेल वाले से कम हो सकता है क्या साइज में? कितना भी तुम श्रिंक करो, पॉसिबल ही नहीं है। तो उतना तो बहुत बेसिक लॉजिक आपसे एक्सपेक्टेड है बच्चों। सो ग्रुप 2 हाइड्रेशन एनर्जी ग्रेटर देन ग्रुप 1, क्लियर? ओके, सो कंपाउंड्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर एक्सटेंसिवली हाइड्रेटेड, यानी कि 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर उनके पास। इसको हम लोगों ने डीलिक्विसेंट सॉलिड्स बोला था, याद है? ग्रुप 1 में क्या बोला था? जो हाइड्रेटेड फॉर्म में रहते हैं उनको डीलिक्विसेंट सॉलिड्स बोला था ना। और वहां पर हमने एग्जांपल भी देखा था कि लिथियम के कुछ सॉल्ट्स ऐसे थे जो हाइड्रेटेड फॉर्म में रहते थे, डीलिक्विसेंट फॉर्म में रहते थे लिथियम के कुछ हैलाइड सॉल्ट्स। ओके, उसके बाद आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, बहुत ही बकवास। सॉफ्ट बट हार्डर देन एल्कली मेटल्स, सिल्वरी वाइट होते हैं। ठीक है, बेरिलियम मैग्नीशियम समवेयर ग्रेइश। ओके, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स करस्पॉन्डिंग हायर देन एल्कली मेटल्स। तो इनकी जो मेटालिक प्रॉपर्टीज है, तो इन जनरल ये स्टेटमेंट रख लो कि मेटालिक प्रॉपर्टीज क्या क्या आता है मेटालिक प्रॉपर्टीज में? कंडक्टिविटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, हार्डनेस, लस्चर, ऑल दोस जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की। फिजिकल, तो मेटालिक प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 2 आर ग्रेटर देन ग्रुप 1। सिंपल ब्लैंकेट स्टेटमेंट। ग्रुप 1 के कंपैरिजन में थोड़े ज्यादा हार्ड, थोड़े ज्यादा अच्छे बॉइलिंग पॉइंट, अच्छे मेल्टिंग पॉइंट, अच्छे कंडक्टर, सब कुछ स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, सब कुछ इन जनरल कंपेयर टू रियल मेटल्स। कंपेयर टू रियल मेटल जो एक्चुअल मेटल जैसे आयरन, कॉपर, इन सब के कंपैरिजन में ये फिर भी सॉफ्ट ही है, बट ग्रुप 1 से थोड़े ज्यादा अच्छे।
रियल मेटल्स आर बेसिकली ऑल योर डी ब्लॉक के मेटल्स। जब हम लोग एक्चुअल मेटल की बात करते हैं, जो हार्ड मेटल है, डेंस मेटल है, निकल, टाइटेनियम, है ना, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, कोबाल्ट, ऑल ऑफ देम बिलोंग टू योर डी ब्लॉक, जिसको आप लोग ट्रांजिशन मेटल्स कहते हो। ये जो है ये मेटल्स हैं, मतलब ऑब्वियसली दे हैव मेटालिक प्रॉपर्टीज, बट देयर फिजिकल मेटालिक प्रॉपर्टीज आर बकवास। क्या सोडियम हार्ड है क्या? सोडियम को आप कट कर सकते हो नाइफ से। कैल्शियम भी हार्ड होता है बट ब्रिटल होता है ना, बहुत ब्रिटल होता है। अपना दांत कैल्शियम से बना है, ऐसा मारेगा तो टूट जाता है ना। अपना बोन कैल्शियम से बना है, मारेगा तो टूट जाता है, राइट। हार्डनेस क्या उसकी रियल मेटल के जैसी है क्या? वो आयरन या स्टील या कॉपर के जैसा तो नहीं है ना, टूटता है ना आसानी से। दैट्स द लॉजिक। तो हार्डनेस, डेंसिटी, इन सब की जो एक्चुअल मेटल्स हैं, जो हमारे जो डी ब्लॉक के मेटल्स हैं, उनसे इनकी हार्डनेस और डेंसिटी और कंडक्टिविटी बहुत पुअर है, पर ग्रुप 1 से थोड़ी अच्छी है। दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। ये क्लियर हो गया होगा। So metallic properties, I'm saying in general the metallic properties, yes. And obviously अगर आप metallic character देखें, electropositive character देखें, तो वो increases down the group. That is true for all groups. हमने periodic table में देखा है, कोई भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आते वक्त metallic character बढ़ता है, यानी electropositive character बढ़ते रहता है। इनफैक्ट हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी देखी थी, लिथियम से लेके सीजियम तक। तो सीजियम वॉज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, याद है ये बोला था। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो है, ये हम लोग मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव सीसीएम को कहते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट छोटी छोटी चीजें हैं जो हमने नोट डाउन ऑलरेडी की हुई है। आई हैव ऑलरेडी मेड द पीडीएफ ऑफ दिस, मोस्ट ऑफ यू नो दैट। इसका ये कंप्लीट करने के बाद आई विल मेक द पीडीएफ एंड आई विल पोस्ट इट, so that you know each and every line that we have marked and that we have written extra. Okay. अच्छा, अब कुछ कलर्स हैं ग्रुप 2 में। जैसे ग्रुप 1 में याद है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम को कलर देते थे, कलर याद किए थे। स्ट्रॉन्शियम ब्रिक रेड, बेरियम क्रिम्सन, स्ट्रॉन्शियम, कैल्शियम, हाँ, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, ये तीनों कलर देते हैं। कौन से कलर देते हैं? कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम। कैल्शियम देता है ब्रिक रेड, स्ट्रॉन्शियम देता है क्रिम्सन, क्रिम्सन इज अगेन डार्क रेड ओनली, एंड बेरियम देता है एप्पल ग्रीन। बेरियम देता है एप्पल ग्रीन कलर टू द फ्लेम। ये तीनों अलग से ऐसे लिखेंगे तो जल्दी याद रहेगा। वो रिस्पेक्टिवली में ऐसा 3 याद नहीं रहता, अलग लिखोगे तो याद रहेगा। ओके, मैग्नीशियम खास करके, मैग्नीशियम, बेरिलियम भी, बट मैग्नीशियम खास करके डज नॉट इम्पार्ट एनी कलर टू द फ्लेम, बट वी से दैट मैग्नीशियम बर्न्स विद ब्रिलियंट फ्लेम। ये शायद स्टेटमेंट सुना होगा आप लोगों ने, मैग्नीशियम बर्न्स विद अ ब्रिलियंट फ्लेम। इसका मतलब क्या है? जब मैग्नीशियम की एक वायर लिया आपने, एक पीस ऑफ मैग्नीशियम लिया, उसको डायरेक्ट आपने आग में रखा, फ्लेम पे रखा, तो इट स्टार्ट्स बर्निंग विद अ वेरी ब्राइट फ्लेम विच इज नॉट कलर्ड। ब्राइटनेस और कलर में फर्क होता है ना बच्चों। तो इट बर्न्स विद अ वेरी ब्राइट फ्लेम, जो फुलझड़ी होती है ना अपनी, स्पार्कल जो अपन दिवाली में जलाते हैं, वैसा। और ये आपको ट्राई करने का मौका मिलेगा जब आप लैब में जाओगे। आपको मैग्नीशियम वायर देंगे और एक ऐसा वो पकड़ने के लिए टोंग्स देंगे, होल्डर होता है, होल्डर पे मैग्नीशियम वायर लगाने का, फ्लेम पे रखने का। वो लिटरली फुलझड़ी जैसा जलता है, स्पार्कल जैसा जलता है।
It's a white flame. Yes, it does not have color. White is not a color. White is a mixture of all 7 colors. It is a white flame, but it is brilliant. It's called brilliant flame. That's a word. There are other flames types also. Dazzling flame भी होती है, brilliant flame. Bright colored होगी, bright मतलब light उसकी intensity ज़्यादा होगी ना, उसको brilliant कहते हैं. Color नहीं होगा, mind you. Now I know many of you must be thinking, आप ज़्यादा दिमाग लगा के सोच रहे येलो होगा. नहीं, वो white ही है. वो आपको येलो दिखेगा, वो अलग बात है. ठीक है, क्लोज रूम में वो आपको येलो दिख सकता है इन सब केसेस, बट इट्स एक्चुअली अ वाइट फ्लेम, डज नॉट हैव एनी कलर, बट द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इज वेरी हाई. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ ब्रिलियंट. ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है. समझ में आ रहा है? इट बर्न्स विद अ ब्रिलियंट फ्लेम. यहां पे लिखा नहीं है, बट मार्क लिख लो आप. Okay, so they do not impart any color to the flame. मैग्नीशियम और बेरिलियम में कोई कलर नहीं होता. बाकी 3 का कलर मैंने आपको बता दिया. कैल्शियम, बेरियम एंड स्ट्रोंशियम का कलर मैंने आपको बता दिया. सेम वे नाउ वी गो टू केमिकल प्रॉपर्टीज. जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज कर ली, अभी केमिकल प्रॉपर्टीज. पहला, एयर एंड वाटर. एयर एंड वाटर अगेन पहले 2 मेंबर ध्यान से देख लो. बेरिलियम, मैग्नीशियम आर इनर्ट to oxygen and water. Why? Because of an oxide film on their surface. Try and understand this. Let's say I have a piece of magnesium metal. I have this cylindrical piece of wire that is made up of magnesium metal. Okay, बच्चों? तो इसके अंदर सारे के सारे एटम किसके हैं? मैग्नीशियम के. सारे के सारे एटम किसके? मैग्नीशियम के. बाहर एटमॉस्फेयर में क्या है? ऑक्सीजन है. तो ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर, एक कोटिंग ऐसे बना देगा. बात समझ में आई? सो मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड. ठीक? Which means that magnesium can react with oxygen, but magnesium oxide को आप further oxygen के साथ react कर सकते हो क्या? आंसर है नो. तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि एक बार मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया और सरफेस पे डिपॉजिट हो गया तो फर्दर ऑक्सीडेशन बंद हो जाएगा? ये क्लियर हुआ? बस यही तो उन्होंने वहां पे बोला है. उन्होंने क्या बोला? मैग्नीशियम और बेरिलियम आर इनर्ट टू ऑक्सीजन एंड वाटर बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड फिल्म ऑन द सरफेस. हाउ इजी इज दैट? सिंपल. I hope that is clear. Beryllium burns brilliantly. Magnesium burns with a dazzling brilliance. ये मैंने वर्ड बताया आपको अभी थोड़ी देर पहले. बेरिलियम और मैग्नीशियम ये ब्रिलियंट फ्लेम और डैजलिंगली ब्रिलियंट फ्लेम से बर्न करते हैं इन एयर. मतलब कि वो डायरेक्टली ऑक्सीडाइज नहीं होंगे, पर अगर आप हीट करोगे, उनको बर्न करोगे, तो वो ऑक्सीडाइज होंगे. डज इट मेक सेंस? भेजे में गया सबके? अभी ये मैग्नीशियम रखा है, इसको रखे रखे ऑक्सीडाइज होने वाला है क्या ये? आंसर है नहीं. बट इसको गर्म करूंगा तो ऑक्सीडाइज होगा क्या ये? आंसर है हाँ. लेकिन अगर यही मैंने आयन रखा होता तो ये रखे रखे ऑक्सीडाइज होता, रस्ट हो जाता. हाँ, ये आई ना, दिमाग गया ना दिमाग में. तो यहां पर ये इंपॉर्टेंट चीज है कि ऑक्सीजन का एक्शन वैसे तो नहीं होता, पर अगर आप हीट करोगे तो वो ब्रिलियंट फ्लेम से बर्न करके ऑक्साइड, करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड बनाएंगे. BeO या MgO, जो भी आपको चाहिए. बेरिलियम बर्न करेगा तो BeO बनाएगा, मैग्नीशियम बर्न करेगा तो MgO बनाएगा.
और खैर कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम तो वैसे भी डायरेक्टली अटैक हो जाते हैं, किससे? एयर से। इनको हीट करने की जरूरत नहीं है। हमारे दांतों में कैल्शियम होता है इन द कंपाउंड फॉर्म, प्योर कैल्शियम नहीं है ना। दांतों में कैल्शियम होता है कंपाउंड फॉर्म में, बोन में कैल्शियम होता है कंपाउंड फॉर्म में। तो ऐसा नहीं कि दांत को हवा लगी तो दांत खराब हो गए। पर अगर कैल्शियम मेटल, प्योर कैल्शियम मेटल ऐसा रखा है तुमने टेबल पे, हवा लगी ऑक्साइड बन जाएगा। ऑब्वियसली कंपाउंड है तो कैसे बनेगा? कंपाउंड है तो नहीं बनेगा, पर अगर कैल्शियम मेटल अगर आपने रखा तो उसको वो खराब होगा। एक बहुत प्यारा सा एक फन फैक्ट बताओ। जो इजिप्ट में आप लोग पिरामिड देखते हो, सबने देखे होंगे ना मूवीज में, डिस्कवरी चैनल पे, उसके ऊपर लाइमस्टोन की कोटिंग हुआ करती थी। लाइमस्टोन क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। पर ऑक्साइड्स हवा में, वाटर, जो भी नेचुरल फिनोमिना हुए, इजिप्ट में वैसे बहुत बारिश तो नहीं होती खैर, पर मॉइस्चर है हवा में या जो एयर है उसके साथ रिएक्ट कर करके वो जल्दी विदर अवे हो गया, चूना चूना हो गया, वो कैल्शियम ऑक्साइड बन गया। तो अपने साथ भी अपने घर पे कई बार होता है ना, अपने यहाँ पे दीवारों पे सीलन होती है तो चूना छोड़ता है दीवार, पाउडर निकलता है ना। तो लोग हमारे घर पे आके बोलते हैं आपने यार सस्ता पेंट लगाया। अरे भाई सस्ता पेंट नहीं लगाया, मॉइस्चर हो गया है। तुम कितना भी अच्छा पेंट लगा लो, अगर तुम्हारी दीवार में तुमने कैल्शियम कार्बोनेट है कंपोनेंट, तुमने क्या लगाया? प्लास्टर लगाया ही होगा, है कि नहीं? तो प्लास्टर, जिप्सम कुछ लगाया तुमने, कैल्शियम सल्फेट वगैरह लगाया हुआ है, तो वो अल्टीमेटली मॉइस्चर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके थोड़ा बहुत पाउडर छोड़ेगा, है ना। दैट इज द आइडिया। तो आजकल ये वाला ना ऐड आती है, ये फन फैक्ट है, देखो आजकल ऐड आती है, आप देखते हो इसमें बीच में रणबीर कपूर और दीपिका की ऐड आती थी ना, वो पेंट, कोई पेंट की जिसपे एंटी बैक्टीरियल कोटिंग, फलाना कोटिंग, ढिमचा कोटिंग, सब वो डालते रहते हैं, ये कोटिंग वो कोटिंग। वो कोटिंग बेसिकली क्या है? ऐसे ही कोटिंग है। ये क्या, ये देखो जैसे मैग्नीशियम के ऊपर कोटिंग है तो उसकी ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करता है, तो वैसे वो लोग क्या करते हैं, नॉर्मल पेंट है फिर उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा मटेरियल देते हैं आपको कोट करने का, जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ना करे ताकि ऑक्सीडाइज ना हो। सिंपल लॉजिक, समझा ये? तो इस तरह से इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी है। एंटीऑक्सीडेंट भी डाल सकते हो आप। एंटीऑक्सीडेंट वेरी गुड आइडिया है। क्यों? क्योंकि सपोज अभी मेरे घर में अभी कंस्ट्रक्शन करना है तो मैं आयरन की रॉड्स डालता हूँ ना, लोहे का सलिया डालते हैं लोग, ये तो देखा होगा आपने कंस्ट्रक्शन के वक्त, वो सीमेंट में ऐसे रॉड्स डालते हैं। वो रॉड्स को आप कभी ध्यान से देखना, उसके ऊपर रेड कलर की कोटिंग होती है, वो रेड ऑक्साइड विच इज बेसिकली एन एंटीऑक्सीडेंट, इट्स कॉल्ड रेड ऑक्साइड। ग्रिल्स में भी पेंट करते हैं अपने यहाँ, बाहर बारिश वगैरह में ग्रिल सड़ नहीं जाए उसके लिए रेड कलर का पेंटिंग, वो उस पर एंटीऑक्सीडेंट की कोटिंग लगाते हैं। आप लोग बचपन में करते होगे, सारे बच्चे बचपन में जरूर करते होगे, आपकी साइकिल के ऊपर ना गोल्डन कलर का एक पेंट मिलता था पुराने टाइम, हम छोटे थे तब, आप लोगों ने किया होगा कि नहीं पता नहीं। हम जब छोटे थे ना, वो गोल्डन कलर का एक पेंट मिलता था साइकिल वगैरह पे लगाने के लिए, हम खुद ही बाहर वो शॉप से लेके आते थे और लगाते थे। यूज्ड टू पेंट द साइकिल एंटायरली गोल्डन ड्यूरिंग द रेनी सीजन। दैट वाज अगेन एन एंटीऑक्सीडेंट दैट दे यूज्ड टू सेल। सो अ लॉट ऑफ दीज फैक्टर्स विल वर्क। अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से देखें, उसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी, क्या देख रहे हैं हम लोग? ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी देख रहे हैं। खैर आपको उसमें इतना घुसने की जरूरत नहीं है, आप उसको थियोरेटिकली समझो। मैं बहुत सारा प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी बता दिया आपको। थियोरेटिकली इतना समझना है, कैल्शियम और स्ट्रोंशियम और बेरियम जो है वो जल्दी रेडिली अटैक हो जाते हैं हवा से ऑक्साइड बनाने के लिए, नाइट्राइड बनाने के लिए, और बाकी सब जो है वो नहीं होते, मैग्नीशियम और बेरिलियम नहीं होते अनलेस उनको आप हीट करोगे। आई होप ये क्लियर है। अच्छा, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजेंस, ये सारे मेटल हैं तो हैलोजन की तरफ रिएक्टिव तो रहेंगे ही, ये तो कॉमन सेंस है। M+X2 गिव्स MX2। मेन है उनका आपको ऑक्सीडेशन नंबर नोट करना, मेन चीज है ऑक्सीडेशन नंबर को नोट करना, ठीक है। एक है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ NH4 ट्वाइस BeF4 इज यूज फॉर द प्रेपरेशन ऑफ BeF2।
बेरिलियम फ्लोराइड बनाने के लिए आप NH4 ट्वाइस, दैट इज अमोनियम, बेरिलियम और फ्लोराइड, आप ये यूज करते हो BeF2 बनाने के लिए. एंड BeCl2 इज मेड फ्रॉम दी ऑक्साइड. यानी कि BeF2 और BeCl2 ये दो हैलाइड्स है किसके? बेरिलियम के. ध्यान से देखना, बेरिलियम के दो हैलाइड्स कौन से? BeCl2 एंड उसके पहले आएगा BeF2. ठीक है, ये दो हैलाइड्स हैं, उनके दोनों के लिए आपको सिर्फ उन्होंने शॉर्ट में एक वर्ड दिया हुआ है कि भाई ये वाले कंपाउंड से ये बनता है. NH4 ट्वाइस BeF4 से बनता है BeF2, और BeCl2 किससे बनता है? करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड से बनता है. जो हमने इसके पहले ऑक्साइड बनाया, चेक करो, ये रहा ऑक्साइड, है ना. तो इसका मतलब आपने बेरिलियम लिया, उसको हीट किया, क्या बना? बेरिलियम ऑक्साइड. फिर उसको क्लोरीन और कार्बन के साथ में हीट किया तो बेरिलियम क्लोराइड बन गया. समझा? नॉर्मल बेरिलियम लिया, हीट किया, बेरिलियम ऑक्साइड बना, उस ऑक्साइड को कार्बन और क्लोरीन के साथ हीट किया तो बेरिलियम क्लोराइड बन गया. सिंपल. नॉट वेरी रेलेवेंट, नेवर आस्क्ड टू बी ऑनेस्ट, फॉरगेट इट. नेक्स्ट इज रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन. मेटल्स विद हाइड्रोजन क्या बनाएंगे? ये पिछले लेक्चर में बताया था. क्या बनाएंगे बच्चों? हाइड्राइड्स बनाएंगे. हाइड्राइड्स में हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 होता है. इन जनरल हाइड्रोजन इज काउंटेड एज +1, पर हाइड्राइड्स में हाइड्रोजन इज काउंटेड एज -1. ये मैंने क्लियर किया था पिछले लेक्चर में भी काफी डिटेल में. BeH2 यानी कि बेरिलियम का हाइड्राइड is prepared by the reaction of BeCl2 with LiAlH4. Now what is the name of LiAlH4? This is actually a coordination compound. इसके बारे में आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, पर नाम इसका पता होना चाहिए. लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. क्या नाम है बच्चों इसका? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट है. क्यों? किसी अंधे को भी दिख रहा है ना यार, 4 हाइड्रोजन है उसमें. जैसे हमने हाइड्राजीन पढ़ा था, याद होगा आपको? हाइड्राजीन सभी बच्चों को याद होगा जिनको मैंने पढ़ा है. हाइड्राजीन, इसमें भी 4 हाइड्रोजन है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है ना. वैसे ही LiAlH4 अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है. वो BeCl2 के साथ रिएक्ट करके BeH2 देता है, यानी बेरिलियम का हाइड्राइड वो बनाता है. सिंपल. रिएक्शन को मार्क कर लेना. नेक्स्ट है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड्स. कैन आई से ऑल ऑफ दीज आर मेटल्स सो दे विल रिएक्ट विद एसिड्स? यस. एंड व्हाट इज द गोल्डन स्टेटमेंट ऑफ केमिस्ट्री? आई कीप टेलिंग यू, मेटल प्लस एसिड विल ऑलवेज गिव यू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन. यस, मेटल प्लस एसिड विल ऑलवेज गिव यू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन. अगर ये मेटल ग्रुप 1 का है तो आपको 1 हाइड्रोजन मिलेगा. अगर ग्रुप 2 का है तो सीधा H2 मिलेगा. बोलो हाँ कि ना? सीधी बात है यार, कॉमन सेंस है ये तो ये रहा, देखो, सिंपल. रेडिली रिएक्ट विद एसिड्स टू गिव हाइड्रोजन. बहुत आसान. रिड्यूसिंग नेचर. ऑल मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स. व्हाई? बिकॉज दे वांट टू लूज इलेक्ट्रॉन्स. वो अपना इलेक्ट्रॉन सामने वाले को देंगे तो उसको रिड्यूस करेंगे खुद, सामने वाले को रिड्यूस करेंगे तो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएंगे. तो दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स. They are strong reducing agents and they have large negative values of reduction potential. ये अभी थोड़ा एक स्टेटमेंट जो है जो आपको पूरी तरह शायद नहीं समझ में आएगा. लार्ज नेगेटिव वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, ये शायद ये स्टेटमेंट पूरी तरह समझ में ना आए. उसके लिए अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है उसमें रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है वो समझाऊंगा, बट मार्क जरूर करके रखना. ठीक है. अगेन कंपेयर. Reducing power is less than the corresponding alkali metals. Okay, again comparison आया. Group 2 reducing power. ठीक है, reducing power group 2 का is less than group 1.
कितना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है ग्रुप 2 लेस देन ग्रुप 1। इसका मतलब कैल्शियम और पोटेशियम में ज्यादा अच्छा कौन? कैल्शियम और पोटेशियम में ज्यादा अच्छा पोटेशियम। क्यों? सवाल है क्यों? दोनों में से साइज किसकी बड़ी? ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में साइज किसकी बड़ी? अगेन मैं बाजू बाजू पड़ोसी को कंपेयर करने को बोल रहा हूं। गधे जैसा मत करना, लिथियम को रूबिडियम और लिथियम को बेरियम के साथ मत कंपेयर करो, बाजू बाजू वाले को करो। पोटेशियम कैल्शियम को सोचो, पोटेशियम और कैल्शियम में बड़ा कौन छोटा कौन? पोटेशियम बड़ा, कैल्शियम छोटा। करेक्ट है। जो छोटा होगा वो इलेक्ट्रॉन जल्दी देगा कि जो बड़ा होगा वो इलेक्ट्रॉन जल्दी देगा? बड़ा वाला इलेक्ट्रॉन को जल्दी छोड़ेगा, डिस्टेंस ज्यादा है, फोर्स कम है, जल्दी छोड़ेगा। तो बड़ा वाला ग्रुप 1 का मेंबर है तो वो जल्दी छोड़ रहा है, ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। लॉजिकल? बोलो हाँ कि ना। सिंपल। बहुत सी the things that you have to remember in this chapter. I keep saying that you have to repeat, you have to learn, you have to memorize. True, but everything that I'm saying, I'm explaining the logic behind it. So you can deduce. आप उसको लॉजिकली उस नतीजे तक आप पहुंच सकते हो। मैं आपको लर्न करने को क्यों बोलता हूं? बिकॉज एग्जाम में MCQ सॉल्व करते हो कि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप बैठ के ये पूरा डिडक्शन कर सको, तो इसलिए लर्निंग वहां पे काम आती है। अगर मैं आपको आराम से टाइम दूं कि लो 10 मिनट सोचो, तो आप घूम के उस करेक्ट आंसर पे पहुंचोगे, नो डाउट। बट क्या आपके पास 10 मिनट है एक क्वेश्चन के लिए? आंसर है नहीं। दैट इज व्हाई आई कीप सेइंग कि आप लर्न करो। इसका ये मतलब नहीं कि मैं चाहता हूं कि आप रट्टा मारो, इसलिए मैं आपको हर एक के पीछे का रीजन समझा रहा हूं। ग्रुप 1 का साइज बड़ा है तो इसलिए उसका रिड्यूसिंग पावर बड़ा है। क्यों? क्योंकि वो जल्दी इलेक्ट्रॉन लीव करेगा, ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन देगा, तो ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। बोलो हाँ कि ना। क्लियर हुआ इसका लॉजिक ये सबको? ओके। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज बेरिलियम हैज लेस नेगेटिव वैल्यू कंपेयर टू अदर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। हाउएवर its reducing nature is due to large hydration energy associated with the small size. बेरिलियम जो है उसकी लेस नेगेटिव वैल्यू। अब सवाल ये है कि लेस नेगेटिव वैल्यू किस चीज की? तो फिर से वही लेस नेगेटिव वैल्यू है रिडक्शन पोटेंशियल की। ठीक है। अब इन जनरल दे हैव लार्ज नेगेटिव वैल्यूज, हाँ इन जनरल, बट उन सब में बेरिलियम की सबसे लेस नेगेटिव है, यानी कि ये एनॉमलस बिहेवियर का प्रूफ है। बोलो हाँ कि ना। मैंने क्या कहा? ग्रुप 2 में सबकी वैल्यू लार्ज नेगेटिव है, आपने मान लिया हाँ सर ओके, ग्रुप 2 में सबकी वैल्यू लार्ज नेगेटिव है, पर फिर उसके नीचे लिखा है लेकिन बेरिलियम की स्मॉल नेगेटिव है, लेस नेगेटिव है। क्यों भाई? क्योंकि वो एनॉमलस है, वो नॉर्मल रूल को फॉलो नहीं करता। करेक्ट। एनॉमलस क्यों है बच्चों? स्मॉल साइज, हाई चार्ज टू रेडियस रेशियो, सेम लॉजिक, सेम रीजन। साइज छोटा, चार्ज टू रेडियस रेशियो बड़ा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, और बिकॉज साइज छोटा तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा। करेक्ट। अभी इतना देर पहले ये तो अभी बताया ना, छोटा साइज ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी। करेक्ट, यस और नो? तो रिड्यूसिंग नेचर ऑफ बेरिलियम इज ड्यू टू लार्ज हाइड्रेशन एनर्जी। बढ़िया। ओके। लास्ट इज लिक्विड अमोनिया में ये कलर देता है, जैसे वहां पे भी था कलर देता है, ये डीप ब्लू ब्लैक कलर देते हैं। ग्रुप 2 के मेटल्स क्या देते हैं? डीप ब्लू ब्लैक कलर। बाकी बकवास है, छोड़ दो। यूजेस सीधा सीधा लर्न करने, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। अलॉयज, कॉपर बेरिलियम अलॉयज हाई स्ट्रेंथ स्प्रिंग्स बनाने में काम आते हैं, दैट इज नंबर 1। बेरिलियम इज यूज्ड फॉर मेकिंग एक्सरे ट्यूब्स, दैट इज 2। मैग्नीशियम के भी अलॉयज बनते हैं, मैग्नीशियम के अलॉयज को मार्क कर लेंगे। मैग्नीशियम एल्यूमिनियम अलॉय इज यूज्ड इन एयरक्राफ्ट कंस्ट्रक्शन। अच्छा, कोई भी मेटल का अलॉय जो है, अगर आपको पूछा और आपको ज्यादा स्ट्राइक नहीं हो रहा है, थोड़ा चेप देना एयरक्राफ्ट एंड ऑटोमोबाइल कंस्ट्रक्शन, मोर ऑफन देन नॉट, दैट इज करेक्ट। मैग्नीशियम इन द पाउडर फॉर्म एंड रिबन फॉर्म। रिबन मतलब मैग्नीशियम का रिबन, एक स्ट्रिप ली मैग्नीशियम की, उसको बीट कर करके ऐसा फ्लैटन कर दिया रिबन जैसा। छोटा सा टुकड़ा लिया मैग्नीशियम का, उसको हथौड़े से मार के फ्लैटेंड फॉर्म में यूज किया,
दैट इज कॉल्ड रिबन. ओके, तो मैग्नीशियम इज यूज्ड इन फ्लैश पाउडर्स एंड बल्ब्स. फ्लैश पाउडर एंड बल्ब, flash powders and bulb, flash powder is basically what is used in your artillery, वो guns और वो तोप वगैरह में जो यूज करते थे ना, that is basically is बारूद आप बोल सकते हो एक तरह का, that is flash powder. ठीक है. Incendiary bombs similar, those this thing. And signals, what are the signals? Not the traffic signals. These signals are basically again you must have seen this in movies. On ships and all, they will release those sparks in the air to give a signal to other ships which are moving in the distance. That is, you can say in like an air gun kind of thing, or they will just what do you say? These are called as they call them as flares. They call them as flares, and that is basically to indicate to other ships, especially during the dark, if it is dark around, तो उनको दूर से दिखने के लिए वो करते हैं. अभी तो आजकल वो लोग लाइट हाउस वगैरह का यूज करते हैं टू सेंड द सिग्नल्स, बट ये पहले बहुत किया करते थे. दैट इज वन. ये नेक्स्ट वाला काफी इंपॉर्टेंट है. सस्पेंशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर विच इज कॉल्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज यूज्ड एज एंटासिड. देखो यार, एक सिंपल लॉजिकल बात देखो. ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं, इनके हाइड्रोक्साइड्स हाईली एल्कलाइन होते हैं, करेक्ट. एल्कली, एल्कलाइन, तो ये बेसिक होते हैं नेचर में. तुम्हारे स्टमक में क्या होता है? HCl, एसिड होता है. अगर तुमको हाइपर एसिडिटी हो गई तो तुमको एंटासिड चाहिए, तो तुम क्या लोगे? कोई बेस लोगे जो उसको न्यूट्रलाइज करेगा. करेक्ट बात है. जिसके लिए हम लोग बहुत ही पॉपुलरली यूज करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, विच इज नथिंग बट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर. तो आप जो ये इनो पीते हो या ये सब पीते हो, उनका पूरा सबका लॉजिक वही है. उनके पीछे जो बेस है वो यही यूज करते हैं वो लोग, कि कोई भी कार्बोनेट सॉल्ट, हाइड्रोक्साइड सॉल्ट्स, जो स्ट्रॉन्ग बेसिस है, उसको पानी में घोल के आपको पिलाते हैं एसिडिटी को दूर करने के लिए. करेक्ट. दूसरा है आपका कार्बोनेट्स. कार्बोनेट इज अ मैग्नीशियम कार्बोनेट इन टूथपेस्ट. इट इज यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स एंड ऑल दैट फालतू. कैल्शियम एंड बेरियम are used to remove air from vacuum tubes, and obviously everybody knows this, every idiot knows this, radium is used in radiotherapy for treatment of cancer. Everybody knows this. जब से युवराज सिंह को कैंसर हुआ, everybody knows a lot about cancer. So whether you are a science student or not, at least इतना तो सबको पता है कि रेडियोथेरेपी में रेडियम यूज होता है. ठीक है. Now general characteristics में we are not going to go into the depth because we have already discussed hydroxide, oxide, ये सब क्या है, पर हम उनके ट्रेंड्स को ज़्यादा फोकस करेंगे. When I say general characteristics, our focus will be more on the trends which will be asked in your MCQs. Okay. M2+ oxidation state सबका क्या रहेगा? 2+ generally, obviously. अभी बेरिलियम और मैग्नीशियम, या बेरिलियम एंड मैग्नीशियम के कंपाउंड्स आर मोर कोवैलेंट दैन द हेवियर एंड लार्जर मेंबर्स. क्यों? बिकॉज ऑफ स्मॉलर साइज. बेरिलियम मैग्नीशियम कंपेरेटिवली स्मॉलर है, कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम बड़े हैं. करेक्ट. स्मॉलर साइज, ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर. समझ में आया? क्या ये सेम चीज हमने लिथियम के बारे में भी बोली थी वहां पर ग्रुप 1 में? याद कर लो. कोवैलेंसी के लिए हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइज पे डिपेंड करती है कि नहीं? छोटे वाले का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है. तो जब हमारे पास छोटा मेटल का एटम है तो उसका कोवैलेंट कैरेक्टर, मतलब है वो आयोनिक, बट उसमें कोवैलेंट परसेंटेज काफी देखने मिलता है. सेम लॉजिक हमने लिथियम में भी देखा था कि लिथियम के कंपाउंड्स ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर दिखाते थे एज कंपेयर टू अदर्स. सेम लॉजिक यहां पर बेरिलियम और मैग्नीशियम के लिए भी लगाया हुआ है.
उसके बाद आते हैं हाइड्रोक्साइड्स, ऑक्साइड्स. ऑल ऑफ देम आर बेसिक. यस, एवरीबडी नोस. MO यानी कि ऑक्साइड्स, ऑल ऑक्साइड्स हैव रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर विच मीन्स दे हैव अ डेफिनेट ज्योमेट्री, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आप बोल सकते हो, एक्सेप्ट फॉर BeO, दैट इज बेरिलियम के ऑक्साइड को छोड़ के बाकी सबका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है ऑक्साइड्स का. सुन लो, समझ लो मैंने क्या बोला. बेरिलियम के ऑक्साइड को छोड़ के बाकी सबका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर यानी क्रिस्टलाइन रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर होता है, यानी कि एक डेफिनेट ज्योमेट्री होती है उनके मॉलिक्यूल्स में. ठीक है, अगेन इसको इन डेप्थ हम लोग सॉलिड स्टेट चैप्टर में करेंगे. तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मार्क करके रखो. BeO इज एसेंशियली कोवेलेंट इन नेचर. अभी बताया बेरिलियम छोटा साइज है तो ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर दिखाएगा, कॉमन सेंस. BeO के बारे में और एक एनॉमली है कि इट इज एम्फोटेरिक while all others are ionic. अब यहां पर एक तरह का एक बोल सकते हो आप मिसप्रिंट है. एम्फोटेरिक को आप कंपेयर आयोनिक से नहीं बेसिक से करोगे. BeO एम्फोटेरिक है. एम्फोटेरिक यानी कि एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज दोनों. समझो बात को बच्चों, क्या बोल रहा हूं मैं. ऑल ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 2 are basic except BeO which is amphoteric. समझा कि नहीं समझा. all oxides are basic but BeO is amphoteric. चेक करो, देखो all these oxides are basic except BeO. हर चीज को लॉजिकली हम लोग समझ रहे हैं. ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट और एक, इनकी सॉल्युबिलिटी, इनकी थर्मल स्टेबिलिटी एंड इनका बेसिक कैरेक्टर, ये तीनों चीज क्या क्या, सॉल्युबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी और बेसिक कैरेक्टर, इनका डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है. अब ये एनसीईआरटी में इनका लिखने का तरीका बड़ा स्टूपिड है. ये सिंपल भाषा में नहीं लिखते, ये ऐसा लिखेंगे इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर. अरे सिंपल लिखो ना यार, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. तो आप यहां बाजू में लिख लो, क्या लिखोगे, सॉल्युबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी एंड बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. वेरी पॉपुलर MCQ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्गर बेस. आपको ऐसा आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्गर बेस, जैसे कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम. इसका ऑक्साइड, इसका ऑक्साइड, इसका ऑक्साइड, इसका ऑक्साइड, इसका ऑक्साइड, कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है. तो डाउन द ग्रुप बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है. समझा कि नहीं समझा. डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी भी बढ़ती है और डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती है. हाइड्रोक्साइड्स के लिए भी सेम है. अब अगेन कंपैरिजन आता है इनका ग्रुप 1 से. अगेन इनका कंपैरिजन आता है ग्रुप 1 से. चेक करो, इनका रिड्यूसिंग पावर ग्रुप 1 के कंपैरिजन में कैसा था, कम था कि ज्यादा था, कम था. तो इनकी बेसिक प्रॉपर्टी ग्रुप 1 के कंपैरिजन में क्या होगी, सेम, कम होगी कि ज्यादा होगी, सेम वैसी कम होगी ना. क्यों, देखो दे आर लेस बेसिक एंड लेस स्टेबल देन द एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड्स. अब ये काफी क्लियर हो गया होगा सभी बच्चों को कि अगर इनका रिड्यूसिंग पावर ग्रुप 1 से कम है तो इनकी बेसिसिटी भी ग्रुप 1 से कम होगी. बोलो हाँ कि ना बच्चों. बात समझ में आई सबको. अगर इनका रिड्यूसिंग पावर ग्रुप 1 से कम था तो इनकी बेसिसिटी भी ग्रुप 1 से कम होगी.
द स्ट्रेंथ ऑफ द बेस, बेसिसिटी का मतलब यहाँ पर स्ट्रेंथ ऑफ द बेसिक प्रॉपर्टी, कितनी आसानी से वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। इसका सिंप्लीफाइड वर्जन आई गिव यू, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दोनों को मैंने ले लिया और मैंने बोला HCl के साथ किसका रिएक्शन जल्दी होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का? क्या लगता है आपको? विच इज द स्ट्रॉन्गर बेस? ऑब्वियसली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जल्दी रिएक्शन होगा। अब क्लियर हुआ? तो यहां पर हमने देखा सॉल्युबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी, बेसिक कैरेक्टर और ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का कंपैरिजन भी देख लिया। उसके बाद आता है हैलाइड्स। अगेन एक्सेप्ट फॉर बेरिलियम हैलाइड्स ऑल आर आयोनिक। ये अब रेपिटेटिव हो गया ना। अब बोलोगे हाँ सर अब ये क्लियर हो गया दिमाग में, अब ये रिपीट लग रहा है सर कि हाँ बेरिलियम ज्यादा कोवेलेंट, बेरिलियम का हैलाइड ज्यादा कोवेलेंट। क्यों? क्योंकि उधर लिथियम का हैलाइड ज्यादा कोवेलेंट था स्मॉल साइज की वजह से। तो बेरिलियम हैलाइड्स आर मोर कोवेलेंट एंड दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कोवेलेंट होते हैं, बेंजीन हो गया या कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, ये सब कोवेलेंट है ना नेचर में ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। एंड लाइक ऑलवेज डिसॉल्व्स लाइक। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में जरूर आती है वो है ये, बेरिलियम क्लोराइड हैज अ चेन टाइप स्ट्रक्चर। कैन यू गेस व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट टू हैव अ चेन टाइप स्ट्रक्चर बच्चों? Because you'll realize that beryllium chloride has only 4 electrons in the outermost shell, है ना? 1, 2, 3 and 4. तो can I say it has very incomplete kind of octet? है कि नहीं? तो यार ये तो स्टेबल होना नहीं चाहिए। तो ये स्टेबल कैसे होता है? ये दूसरे बेरिलियम क्लोराइड के साथ ज्वाइन हो के अपने आप को स्टेबल बनाता है। तो यानी कि ये अकेला मॉलिक्यूल जल्दी स्टेबल फील नहीं करता, ये दूसरे बेरिलियम क्लोराइड के साथ चेन बना के अपने आप को स्टेबलाइज करता है। नाउ इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, यस, बिकॉज ऑफ द इनकम्प्लीट ऑक्टेट। अगर यही बेरिलियम क्लोराइड वेपर फेज में है यानी कि वेपर फॉर्म में है तो इट विल फॉर्म अ chloro-bridged dimer which dissociates into linear monomer at high temperatures. थोड़ा बाउंसर समझाता हूं, आई नो ये बाउंसर क्या है, देख लो। क्लोरो-ब्रिज्ड डाइमर यानी कि द ब्रिजिंग ऑफ द वेरियस मॉलिक्यूल्स विल हैपन विद क्लोरीन। क्लोरीन के थ्रू एक ब्रिज बनता है, समझे क्या? क्लोरीन के थ्रू क्या बनता है? ब्रिजिंग हो रही, ब्रिजिंग यानी कि ज्वाइनिंग। और यहीं पे अगर मैं इसको हीट करूंगा तो जो दो बेरिलियम, ये बेरिलियम क्लोराइड, ये बेरिलियम क्लोराइड, ये अलग अलग होने लग जाएंगे। जब उसको आप हीट करोगे तब 1200 केल्विन पे हीट करोगे तो वो पहले डाइमर, डाइमर मतलब 2 यूनिट्स, डाइमर का मतलब 2 यूनिट, और उसके बाद मोनोमर मतलब सिंगल यूनिट। तो पहले वो ऐसा था बच्चों। अब आप बोलोगे सर ये क्लोरीन क्लोरीन, मैंने देखो डॉटेड लाइन बनाई है टू शो कि ये इसके क्लोरीन के लोन पेयर की वजह से बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द डाइमर। पर जब मैं इसको हीट करूंगा तो ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, दैट इज कॉल्ड द मोनोमर। मोनो मतलब सिंगल यूनिट। अपन ने BH3 के बारे में पढ़ा है, B2H6 डाइबोरेन, सिमिलर उस तरह। जब स्टेबिलिटी नहीं होती ना, जब इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है ना कुछ चीजों में, तो वो एक दूसरे के साथ में, खुद के साथ में ही डाइमर यानी बॉन्डिंग करके स्टेबिलिटी अचीव करते हैं। सिमिलर टू व्हाट वी सी इन डाइबोरेन ऑल्सो, वी कॉल्ड इट बनाना बॉन्डिंग देयर, बट ठीक है वो अभी हम लोग नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड में डिटेल में करने वाले। सो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि डाइमर बन रहा है BeCl2 में। देन यू हैव टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रेट्स, ग्रेजुअली डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप। Fluorides are relatively less soluble than the chlorides because of their high lattice energies. Very factual, direct statement. Now, a lot of information is given in this.
अभी के लिए हम लोग यहाँ तक कंप्लीट करते हैं इसको।